हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। कल मैंने एक सर्कुलर डाला था 464 और उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस मैंने दिए थे आपको। उसी से संबंधित आज कुछ बात करूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। अब कुछ कमेंट्स तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखे हैं और एक कमेंट्स है कोई श्री रामचंद्र जी हैं। अब मुझे पता नहीं है कोई सिविलियंस हैं या डिफेंस के पेंशनर हैं। उस सर्कुलर के ऊपर कहते हैं, उसमें लिखा था रिकॉर्ड ऑफिसर्स को अधिकार नहीं है कि लास्ट रैंक हेल्ड नायब सूबेदार को लास्ट रैंक हेल्ड एस हवलदार एसीपी बंद कर दें। उसके बारे में वो श्रीमान जी लिखते हैं, यो भाई डेली यूट्यूब पर ज्ञान बांट रहे हो, कम से कम अपना परिचय देना चाहिए। आप फौज में क्या रहे हो कोई वीडियो बनाने से पहले। श्री रामचंद्र जी, आप मेरे व्यूअर हो, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। भैया मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो ऑनरेरी नायब सूबेदार का डिग्रेडेशन कर दिया गया है। उसके बारे में यहां मैंने पेस्ट भी कर रखा है, एक बताऊंगा अभी आपको। ऑनरेरी नायब सूबेदार को हवलदार एसीपी बंद नहीं बनाया जा सकता है। यदि आप इसको ज्ञान बांटना कहते हैं तो भाई श्री रामचंद्र जी, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं। फिर अब मैं आपसे कह भी क्या सकता हूं। एक है कैलाश चंद्र जी कह रहे हैं, कल मैंने जो डाला था सर्कुलर 464, और ये मेरा नहीं है, ये पीसीडीए का सर्कुलर है और बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था उसको। कह रहे हैं श्रीमान जी, आप जो कह रहे हैं वह मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है, हवलदार एसीपी 1 को मासिक पेंशन 24,233 रुपये मिल रहा है और ऑनरेरी नायब सूबेदार को 2006 के बाद पेंशन आए हैं, उन्हें 21,653 रुपया मासिक पेंशन मिल रहा है। अगर किसी भी ऑनरेरी नायब सूबेदार को मासिक पेंशन 24,233 रुपये मिला है तो उसका ईपीपीओ हवलदार एसीपी बनकर आया है, वरना जिसका ईपीपीओ ऑनरेरी नायब सूबेदार का है उसे 24,233 रुपये नहीं मिला है। अगर किसी को मिला है तो आप बताएं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही सलाह दें। धन्यवाद कैलाश चंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद ही दूंगा। यही बात मैं आपको बता रहा हूं, ऑनरेरी नायब सूबेदार के बारे में मैं यही बता रहा हूं कि आपको जो ऑनरेरी नायब सूबेदार मिला हुआ है उसको ये हवलदार एसीपी बन नहीं बना सकते। यही उस सर्कुलर में है। ये रिकॉर्ड ऑफिसर से गलती हुई है, इन्होंने लिखा था पीसीडीए को, पीसीडीए ने मना कर दिया कि ये ऑनरेरी नायब सूबेदार ही रहेंगे और इनके जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो भी उस अपने जूनियर से कम नहीं होंगे। आप अच्छी तरह पहले सर्कुलर को पढ़िए। मैंने ईपीपीओ पढ़ा था। पहले जो व्यक्ति ऑनरेरी नायब सूबेदार था उसकी पेंशन रिवाइज हुई और उनका कॉरिजेंडम पीपीओ आया था। तो उसमें दो चीजें मैंने देखी थी, मैं शायद कल कहना भूल गया। एक तो लास्ट रैंक हेल्ड, जो पहला पीपीओ था उसमें लास्ट रैंक हेल्ड था ऑनरेरी नायब सूबेदार, लेकिन जब कॉरिजेंडम पीपीओ आया तो उसमें लास्ट रैंक हेल्ड भी इन्होंने हवलदार एसीपी बंद कर दिया। और एक और चीज निकाली इसको खत्म करने के लिए, लास्ट रैंक पेंशनड, वो भी इन्होंने हवलदार एसीपी बंद कर रखा था कॉरिजेंडम पीपीओ में। अब इसमें क्या है, एक्चुअली जो 464 सर्कुलर यह कहता है कि ये ऑनरेरी नायब सूबेदार ही रहेंगे, यानी लास्ट रैंक हेल्ड तो इनकी ऑनरेरी नायब सूबेदार ही रहेगी, लेकिन लास्ट रैंक पेंशनड जो होगी वो इनकी हवलदार एसीपी 1 से प्रोटेक्ट होगी। इसलिए वहां मेंशन किया जाएगा, वहां पता चलेगा कि ये ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं, लेकिन इनकी पेंशन को लास्ट रैंक पेंशन से इनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, इन्होंने गलतियां की हैं। यदि किसी को ऑनरेरी नायब सूबेदार को हवलदार एसीपी बन रहने का शौक है, रहिए, कोई परेशानी नहीं है, और आप चाहते हो कि आप ऑनरेरी नायब सूबेदार हो तो आपका काम बनता है, आप 464 सर्कुलर का सहारा लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस को लिखे कि हमारी लास्ट रैंक हेल्ड ऑनरेरी नायब सूबेदार किया जाए और हमारा जो पे प्रोटेक्शन है वो जो हवलदार एसीपी बन है उससे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उसको क्लासिफिकेशन पे और गुड सर्विस पे मिला हुआ है। तो इस प्रकार ये दो चीजें होंगी और तब आपका ये सही होगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप हर ऑनरेरी नायब सूबेदार को जो ओआरओपी के नायब सूबेदार है उससे मत तुलना कीजिए। ओआरओपी का एक अलग मैटर है, बाद में आए हैं उनका अलग मैटर है। और दूसरा, ऑनरेरी नायब सूबेदार हर
आर्म्स और सर्विसेज में होते हैं, आप उनको भी ये नहीं है ईएमसी वाले के साथ तुलना जा करके ईएमई से कर लें, ईएमई की तुलना आप जा करके और ये एईसी वाले से कर लें, ऐसे भी नहीं है। ये जो जूनियर सीनियर का चक्कर है वो कि एक डिपार्टमेंट की सीमित है। अब दूसरी बात, आपकी जो ओआरओपी है उसको आप अलग रखिए, क्योंकि वो समग्र रूप में है, वो इंडिविजुअल नहीं है। और आपका जो पेमेंट नहीं हुआ है ओआरओपी के अनुसार या जो 631 सर्कल अनुसार, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन 2006 में जो व्यक्ति आया हुआ है वो कवर होगा ओआरओपी से। यदि उससे ज़्यादा उसको मिल रही है तो ठीक ठाक है, नहीं मिल रही ओआरओपी से होगा। और बाई ग्रुप जो है उसको, जो रेगुलर न्यायस्वार है उसके द्वारा पेंशन नहीं मिल रही है। आपका तो वैसे भी मामला ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पेंशन रेगुलर न्यायस्वार के बराबर मिलेगी तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आपका ये सारा चला हुआ है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपकी रैंक का जो डिग्रेडेशन हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, रैंक का जो डिग्रेडेशन हुआ है वो आपका ऑनरेरी न्यायस्वार है। और लास्ट रैंक पेंशन आपकी जो है वो हवलदार एसीपी 1 तब लिखा आएगा जब उसकी ज़्यादा होगी, नहीं होगी तो वही लास्ट रैंक पेंशन आपका ऑनरेरी न्यायस्वार से ही लिखा आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो और इसी बात को मैं आपको क्लियर कर रहा था। दूसरे रिकॉर्ड ऑफिस को इन्होंने लिखा था, और ये गुड मॉर्निंग साहब जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि इसको ऑनरेरी न्यायस्वार के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी कि आप रिकॉर्ड ऑफिसर्स को लिखें कि हमारा डीओ पार्ट 2 हवलदार एसी 1 से किया जाए। ऐसा नहीं है। दूसरा ये था कि मैंने किसी से बात की थी और वो भी ऑनरेरी न्यायस्वार से, तो उन्होंने ये कहा था कि आजकल यानी 2006 के बाद इन्होंने ऑनरेरी न्यायस्वार बंद कर दिए हैं और ये हवलदार एसीपी 1 बना दिए हैं। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठा था। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, पता चला ऑनरेरी न्यायस्वार आ रहे हैं और फिर ये सर्कुलर मुझे मिला और मैं चाहता था कि सर्कुलर मैं आप तक पहुंचा दूं। अब आगे कार्रवाई आपको करनी है। एक संदीप पात्रा जी मेरे उस पर बहुत आते हैं और बहुत ही सम्मानीय मेरे व्यूअर हैं और इन्होंने काफ़ी बढ़िया बातें कही हैं। इफ रूलिंग गवर्नमेंट इंटेंशन वाज टू गिव ओआरओपी रिवीजन, दे वुड नॉट हैव again gone to HSC after losing an EFT Kochi in OMGC case. Stop glorifying government stance that they are trying to give a table without anomalies. All they want is anomaly, as this will drag the case. Government after lost an EFT goes to HSC, then why is there a lower court? If every case is to be resolved by HSC, then no need of tribunals, EFTs, high courts and district court. काफ़ी गुस्से में है ये, बोल रहे हैं जब ये केस को EFT ने डिसाइड कर दिया, OMGC वाला, इनकी जरूरत कहाँ थी इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की। और इनका रवैया तो ये बताता है कि ये एनोमली के साथ ही लाएंगे, क्योंकि एनोमली में इनको फ़ायदा है, उससे इनका केस खिंचता है और ये मतलब कोई काम नहीं करते। और जब इनको सारा ही मामला माननीय हाई कोर्ट में ही ले जाना है तो फिर लोअर कोर्ट, EFT, ट्रिब्यूनल से बना किस काम के लिए है। बात इनकी बिल्कुल सही है, 100% बात सही है, हम इनकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम बता ही सकते हैं। दूसरी बात यह है संदीप पात्रा जी, मैं दूसरा यही बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी ये इरेगुलरिटीज, एनोमलीज आ रही हैं, केवल इसके लिए सरकारी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारे चीफ्स हैं, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों और चाहे नेवी के हों, वो भी इसके लिए लगातार जिम्मेदार हैं। जब इनको पता है कि एनोमलीज हैं तो इन पर एक्शन यदि लेंगे तो निश्चित रूप से इनके एक्शन में सुधार भी आएगा। अब मेरे एक और है, सर आई रिटायर्ड एज हवलदार ऑन 31st March 1994, later awarded to the rank of honorary न्यायस्वार in Group B. I am drawing pension 29,882 with DA 34% as per ORP. I didn't get the arrears amount of 2006 to 2014 as per circular 631. I put grievances to spurs regarding this. As per your video, still I am confused. If you can please clear me. मैं सर आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। आप स्पर्ट्स में या PCD या किसी को लिखो, क्योंकि इनके पास जब तक DSW का लेटर नहीं आएगा तब तक ये कोई एक्शन लेंगे। और DSW का जो एक लेटर आया है और जिस सर्कुलर 631 निकला है उसमें इन्होंने गड़बड़ी की है। उनमें से केवल और केवल 568 सर्कुलर को पूरा कर दिया है, जो कि उनका आपकी 2009 से बदल जाती हैं फिगर, आपकी भी बदलती हैं, और जो आपके ये एक्स ग्रुप के उनकी भी बदलती हैं। आपको तो सीधा ही 2014 तक कर दिया है, लेकिन 2014 के बाद जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनको इन्होंने ORP की टेबल सही दे दी हैं, आपको नहीं दी हैं। आपको नुकसान ज़्यादा है, लगभग मैंने कैलकुलेशन करके पहले बताया था 1,74,000 रुपये बेसिक का फ़र्क है ग्रुप वाई के जो ऑनरेरी न्यायस्वार हैं, और 65,000 रुपये का फ़र्क उनका पड़ रहा है जो वाई ग्रुप के। ये छोटी सी बातें हैं और इनके नॉलेज में है अच्छी तरह से। और हम तो आज अपने जो डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी
रिक्वेस्ट करेंगे, सर आपने कहा था कि सोशल मीडिया से या यूट्यूब से लेकर के आपने स्पर्श में काफ़ी खामियां मिली हैं और आपने बताई हैं, तो सर इस खामियां की भी इनको लो ऑनरेरी न्यायवारों का, क्योंकि इनका सही प्रकार से सर्कुलर निकला हुआ है और ये दर दर भटक रहे हैं। एक है हमारे जॉन कुट्टी जी, सर प्लीज़ ऑनरेरी सूबेदार मेजर को 7th पे कमीशन में बेसिस पे सेम लेवल मिलना चाहिए, इसलिए एक वीडियो बनाकर डालो। हाँ, मैं सोच रहा था कुट्टी साहब इस चीज़ को कि मैं डालूं, क्योंकि मेरे पास दो जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस कहिए या दो प्रोविजंस हैं, उनके आधार पर हम इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि जब ऑनरेरी न्यायस्वार को रेगुलर न्यायस्वार के बराबर कर दिया गया है और जब आप ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल को रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन को ट्रांसफ़र कर सकते हो और उनकी नोशनल पे को ओआरओपी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो दूसरे जो ऑनरेरी रैंक हैं उनको वो पेंशन क्यों नहीं मिल रही है जिस रैंक के साथ इनको ऑनरेरी रैंक लगा हुआ है। हम ये मान के चलते हैं कि जिस रैंक के साथ ऑनरेरी शब्द लगा हुआ है उस रैंक की ये पेंशन लेने के हकदार हैं, हर 100% हकदार हैं। ये नहीं कि आप उनके साथ ऑनरेरी सूबेदार मेजर लगाओ और उसके पास आप पेंशन सूबेदार की दो, ऑनरेरी सूबेदार लगाओ और पेंशन आप नए सूबेदार की दो। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल एकदम गलत है। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।